प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 10वीं से 11वीं में हुए उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है जो इतिहास को एक विषय के रूप में ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं में भी आपने विश्व इतिहास के कुछ चुने हुए टॉपिक्स को पढ़ा है। कक्षा 11वीं में भी उसी यात्रा को हम आगे जारी रखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक कक्षा 10वीं में आपने पढ़े हैं और कक्षा 11वीं के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके सामने हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यह हमारा पहला चैप्टर था जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और दूसरे यूरोपीय राष्ट्रों में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को हमने जाना है। दूसरे चैप्टर में आपने भारत में राष्ट्रवाद नामक टॉपिक को पढ़ा है। इसमें किस प्रकार अंग्रेज़ों से देश आज़ाद हुआ, किस प्रकार लोगों में एक राष्ट्र का विचार पैदा हुआ और किस तरह हमारे नेताओं ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई लड़कर देश को आज़ाद करवाया, इस तरह की कहानी आपने पढ़ी है। एक अन्य पाठ में आपने औद्योगिकरण का युग नामक चैप्टर को पढ़ा है, जिसमें पहले इंग्लैंड में किस तरह औद्योगिकरण हुआ है इसको बताया है और फिर भारत में किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ, उसके किस प्रकार के प्रभाव पड़े, इन सभी बातों को समझाया गया है। एक अन्य चैप्टर में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की जानकारी दी गई है, जिसमें यूरोप में किस तरह से मॉडर्न प्रिंटिंग हुई, किस तरह से प्रिंटिंग भारत में आती है और उस प्रिंटिंग का समाज के अलग अलग लोगों पर किस प्रकार नकारात्मक व सकारात्मक असर पड़ा, इन सभी बातों को विस्तार से आपने पढ़ा है। कक्षा 11वीं में विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसमें कुल 11 चैप्टर्स हैं, उनको लिया गया है। आइए देखते हैं इन सभी चैप्टर्स में क्या कुछ जानकारी हमें मिलेगी। प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं की विषय सूची आपके सामने है। कुल 4 यूनिट है और 11 चैप्टर्स हैं। पहली यूनिट प्रारंभिक समाज के बारे में है, जिसमें 2 चैप्टर हैं, और दूसरी यूनिट साम्राज्यों के बारे में है, जिसमें 3 चैप्टर हैं। तीसरी यूनिट में कुल 3 चैप्टर हैं और चौथी यूनिट में 4 चैप्टर हैं। आइए इन सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर में आप समय की शुरुआत से, अर्थात जब से इस पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से और आज तक की प्रमुख घटनाओं को जानने का प्रयास करेंगे। ये कुछ टूल्स हैं जिसके द्वारा पुरातत्वविद, अर्थात पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो हमें बताते हैं कि किस तरह से पुरानी चीज़ों को आपके सामने पूरे विस्तार के साथ रखा जाता है। जैसा कि आप यह अफ्रीका का मानचित्र देख रहे हैं, इसमें उन जगहों को दिखाया गया है जहां सबसे पुराने मानव के अवशेष पाए गए हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें पत्थर के छोटे छोटे औजार जिनका इस्तेमाल आदि मानव या आरंभिक मानव करता था, और एक ये पगडंडी सी बनाई हुई है। यहाँ से पर्यटक या इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोग आते हैं और इनको देखते हैं, इनके समय को जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरे चैप्टर में आप लेखन कला और शहरी जीवन नामक विषय को पढ़ेंगे, जिसमें मेसोपोटामिया अर्थात आज का इराक है, उसकी संस्कृति को आप जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं,
ये सर्कल वाला क्षेत्र आधुनिक इराक या मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। इसके पड़ोसी देशों, सागरों का क्षेत्र आप देख सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जैसे आजकल हम लिखने के लिए कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी पर नुकीले किसी चीज़ से लिखने का प्रयास किया करते थे। ये कुछ सैंपल के तौर पे कुछ मिट्टी की पट्टिकाएँ आपके सामने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 में आप 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, जो नीला रंग दिखाया गया है ये पानी है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप है। नीचे जहां सहारा मरुस्थल लिखा हुआ है वो अफ्रीका है और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। यानी कि इन तीनों महाद्वीपों से बनकर ये साम्राज्य बना है। प्यारे बच्चों, यह रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की एक तस्वीर है जिसमें उसकी भव्यता को दिखाया गया है। साथ ही इस तस्वीर में एक अखाड़ा टाइप जगह है जहाँ पे निपुण योद्धाओं के द्वारा अपना प्रदर्शन किया जाता था राजाओं के मनोरंजन हेतु। तो इन सभी बातों के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले चैप्टर में इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के बीच। इस चैप्टर में आप इस्लाम के बारे में, उसको उदय कैसे हुआ, कैसे उसका विस्तार हुआ और भारत तक उसका प्रसार कैसे हुआ, इन सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, अरब सागर, लाल सागर, अफ्रीका और ऊपर यूरोप, इन सभी क्षेत्रों में इस्लाम का प्रसार होता है। जो हरा रंग दिखाई दे रहा है ये इस्लाम के उदय के आरंभिक क्षेत्र हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अध्याय 5 में आप यायावर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। यायावर साम्राज्य का अर्थ होता है जो घुमंतू लोगों के द्वारा साम्राज्य बनाया गया है। इसमें आप चंगेज खान और उसके बाद के वंशजों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को फैलाया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, मंगोल साम्राज्य है जो आधुनिक मंगोलिया, चीन, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के किनारे तक फैला हुआ है। यह अपने समय का सबसे विस्तृत साम्राज्य रहा है। इन सभी क्षेत्रों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग अर्थात यूरोपीय समाज के 3 वर्ग, जिसमें पादरी वर्ग, अमीर वर्ग और कृषिक वर्ग है। इन सभी वर्गों के रहन सहन, समाज में उनकी स्थिति, इन सभी बातों के बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इस विषय के बारे में है, जिसमें यूरोपीय समाज में मध्यकाल में किस प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, उनमें किस तरह के बदलाव आए हैं, इनके बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। चैप्टर 8 हमें संस्कृतियों का टकराव, जिसमें अमेरिकी महाद्वीपों और यूरोप के लोगों के बीच किस तरह आपसे टकराव होते हैं और कैसे यूरोप के लोग अमेरिका के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, इन सभी बातों को आप
जान पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, इसमें अमेरिकी महाद्वीपों की कुछ आरंभिक संस्कृतियां हैं, उनकी संस्कृति और यूरोप के लोगों द्वारा वहां पर अधिकार करने की किस प्रकार की प्रक्रिया रही है, उसको आप अच्छे से इस चैप्टर में जान पाएंगे। अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति के बारे में है, जिसने आधुनिक दुनिया का स्वरूप बदल के रख दिया है। इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू होते हुए यूरोप और विश्व के बाकी महाद्वीपों में फैलती है, और इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में भी जानेंगे कि इसका असर किस प्रकार का लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा। प्यारे बच्चों, चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन, अर्थात इस अध्याय में भी हम यूरोपीय महाद्वीपों के द्वारा अमेरिकी लोगों को किस प्रकार उनके क्षेत्रों से खदेड़ दिया गया और किस प्रकार वो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की ओर खिसकते गए और उनकी ज़मीनों पर यूरोप के लोगों ने किस प्रकार अधिकार कर लिया और मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए मजबूर किया गया। इन सभी बातों के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर में हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानना है कि कैसे वहाँ के मूल निवासियों को यूरोप के लोगों के द्वारा खदेड़ दिया गया और वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया गया। जैसा कि आज हम देखते हैं कि अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपों में अधिकतर गोरे लोगों की सरकारें हैं, उन्हीं का ही बहुमत है। किस प्रकार उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को ख़त्म कर दिया या अल्पसंख्यक बना दिया गया, ये सारी घटनाएं हम इस चैप्टर में जानेंगे। प्यारे बच्चों, इस अंतिम अध्याय में हम आधुनिकीकरण के रास्ते, अर्थात किस प्रकार दो देश चीन और जापान किस प्रकार आधुनिक राष्ट्र बनते हैं और उन्होंने किस प्रकार के रास्ते अपनाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा 11वीं का सामान्य परिचय जानकर इस विषय के बारे में रुचि पैदा हुई होगी, और जब आपका विद्यालय खुलेगा और आप इस विषय को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस विषय में रुचि उत्पन्न होगी। साथ ही इतिहास विषय को लेकर किस प्रकार के कैरियर हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप विस्तार पूर्वक जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास एक विस्तृत विषय है, सामान्य ज्ञान का मूल भंडार है। ना केवल IAS अर्थात UPSC से लेकर के ना और सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उन सभी में इतिहास एक प्रमुख विषय के रूप में रहता है। स्कूल कॉलेजेस में भी इसमें अनंत नौकरियों की संभावनाएं हैं। पुरातत्वविद अर्थात जो पुरानी चीज़ों की अध्ययन करते हैं, उनमें भी बहुत सी व्यापक नौकरियां हैं। तो उम्मीद है इतिहास आपको एक रुचिकर विषय के रूप में लगेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का धन्यवाद।